नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, पेड़ काटने के लिए अब आसानी से मिल पाएगा NOC। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। कम कृषि उत्पाद वाले 100 जिलों पर फोकस रहेगा। 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। शहीदों के नाम से रोशन होंगे हरियाणा के कॉलेज। सरकार ने 3 संस्थानों का नाम बदलने की दी मंजूरी। हरियाणा CM ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। OBC को 27% आरक्षण पर लग सकती है मुहर। हरियाणा में 2 दिन सभी स्कूल व कॉलेजों की छुट्टी। CET एग्जाम के चलते आदेश दिया। अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की। कैंडिडेट्स को फ्री बस सुविधा मिलेगी। हरियाणा में CET से होगी ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती। नई पॉलिसी हुई लागू, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा राज्य चिन्ह को लेकर सरकार अलर्ट। मिसयूज करने वालों की पहचान होगी। केवल ऑथोराइज्ड यूज की परमिशन होगी। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। बेटे को कहा उसको समझा ले वरना राठी के पास भेज देंगे। चंडीगढ़ में कंप्लेंट की। हरियाणा के भ्रष्ट ठेकेदारों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। किए गए कामों की होगी जांच। रेलवे के नए नियम से लाखों यात्रियों का सफर होगा आसान। RAC टिकट पर मिलेगी अब पूरी सीट। चरखी दादरी की बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी का होगा पुनर्निर्माण। CM सैनी ने दी मंजूरी। 2026 तक पूरा होगा काम। हरियाणा में ऑनलाइन हुआ प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम। नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। घर बैठे ही आप निपटा सकते हैं ये काम। और नाटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा इंडियन PM हो या फिर चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहें वरना नतीजा भुगतना होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार को 11 जिलों में बारिश हुई। इसमें भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, नूंह, करनाल, झज्जर, जींद और पंचकुला जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश की वजह से रोहतक के महम में 2500 और झज्जर में 500 एकड़ में बोई गई धान, बाजरा और कपास की फसल पानी में डूब चुकी है। गुरुग्राम में जल भराव को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने शहर में होर्डिंग लगा दिए हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में अगर थोड़ी सी बारिश जानलेवा बन जाए तो यह स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि भाजपा सरकार की स्मार्ट नाकामी है। गुरुग्राम को डुबोने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है। 17 जुलाई यानी आज पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार जिलों के अधिकतर हिस्सों यानी कि 50 से 75% हिस्सों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में कहीं कहीं यानी 25 से 50% तक बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 जुलाई तक प्रदेश भर में मानसून की सक्रियता बनी रहने की उम्मीद मौसम विभाग ने व्यक्त की है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली की तरफ से स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए व कंप्यूटर डिप्लोमा धारक तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द व टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आवेदक स्नातक पास तथा कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। साथ ही अंग्रेजी स्टेनो में 120 शब्द तथा अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द या हिंदी स्टेनो में 100 शब्द व हिंदी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदकों को फीस का भुगतान 100 रुपए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 जुलाई है। हरियाणा में जहां लोगों के रिहायशी मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या फिर कोई प्लाट है तो उन्हें अब हर साल प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होता है। अब से पहले यह टैक्स शहरी स्थानीय निकाय विभाग के स्थानीय कार्यालय में जमा करवाना होता था। इसे ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन अब विभाग द्वारा भू संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है और हर प्रॉपर्टी की यूनिक ID बना दी गई है। इस रिकॉर्ड को NDC पोर्टल पर अपलोड भी किया जा चुका है। अब जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को संपत्ति कर चुकाने के लिए अब नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग NDC पोर्टल पर अपने आप घर बैठे ही ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं। इससे लोगों की परेशानियां कम होंगी और उनके समय की भी बचत हो पाएगी। NDC पोर्टल पर आपको यूनिक ID भरनी होगी, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे वेरीफाई करके आप अपनी यूनिक ID का पता भी लगा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। उसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन को चुनकर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर पाएंगे। बिल में कचरा शुल्क भी जोड़ा जाता है, जिसे आप साथ में ही भुगतान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का समय
पर भुगतान करने से भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और ब्याज के रूप में जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह जनता के लिए एक राहत भरा कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग 1 अगस्त को सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में सीएम सैनी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संभव है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी में ग्रुप ए और बी वर्ग में 27% आरक्षण पर सीएम नायब सिंह सैनी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हरियाणा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों में 27% आरक्षण देने की तैयारी है। इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने सीएम नायब सिंह सैनी के समक्ष मांग रखी थी। गंगवा का दावा है कि सीएम ने मांग को मानने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी को जल्द केंद्र की तर्ज पर 27% आरक्षण मिलेगा। अभी ग्रुप सी व ग्रुप डी में बीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। इसमें बीसी ए को 16% व बीसी बी को 11% आरक्षण है। वहीं ग्रुप ए व ग्रुप बी की नौकरियों में अभी बीसी वर्ग को 15% आरक्षण दिया जाता है। इसमें बीसी ए वर्ग को 10% व बीसी बी वर्ग को 5% आरक्षण है। हरियाणा की तकरीबन 2.75 करोड़ की आबादी में तकरीबन 85 लाख ओबीसी हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। हरियाणा में अब सरकारी या फिर निजी कार्यों के लिए पेड़ काटने के लिए आसानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल सकेगा। इस बारे में वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एनओसी जारी करने में अनावश्यक देर न की जाए। अगर आवेदन पर कोई आपत्ति हो तो उसे एक बार में ही दर्ज किया जाए। राव नरवीर सिंह ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएं। किसी भी प्रकार की खरीद से पहले मंत्री स्तर से अनुमति लेना अब अनिवार्य रहेगा। दिल्ली व अन्य राज्यों की टेंडर प्रणाली का अध्ययन करने की बात भी कही गई ताकि हरियाणा में भी अच्छी प्रक्रिया लागू की जा सके। इसके अलावा वन मंत्री ने निर्देशित किया है कि सड़कों के किनारे हर साल न्यूनतम 10% काबुली कीकर को हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त पौधे लगाए जाएं। सरकारी स्तर पर सफेदा जैसे जल ग्रहण वृक्षों के पौधे न लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई किसान अपनी भूमि पर सफेदा लगाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, परंतु विभाग इसे नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को मूर्त रूप देना वन विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रदेश के 3 कॉलेजों के नाम बदलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इस निर्णय को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार भवानीखेड़ा, खरक और सांपला के कॉलेजों के नाम अब स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बताया कि राजकीय महिला महाविद्यालय भवानीखेड़ा का नाम अब आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर श्री शंभू सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इस फैसले को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉलेज के गेट और दस्तावेजों में स्वतंत्रता सेनानी का नाम अब सुनहरा अक्षरों में अंकित किया जाएगा। वहीं राजकीय महाविद्यालय खरक भिवानी का नाम अब शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर होगा। बता दें कि गजेंद्र सिंह बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर तैनात थे और 7 मार्च 2018 को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। राजकीय महाविद्यालय सांपला रोहतक का नाम अब शहीद राय सिंह के नाम पर रखा जाएगा। शहीद राय सिंह बीएसएफ में हवलदार के पद पर कार्यरत थे और 20 नवंबर 2016 को पाकिस्तानी सैनिकों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के नाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इससे आने वाली पीढ़ियां भी शहीदों के बलिदान और नामों को याद रखेंगी। हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर ठेकेदारों को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अनियमितताओं के आरोप में रोहतक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपमंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता स्तर के कुल मिलाकर 42 अधिकारियों को चार्जशीट में शामिल किया गया है। जिन कार्यों को ऑफलाइन मोड में करवाया गया है उनकी विभागीय जाँच करवाई जाएगी। इस विषय में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने मंगलवार को जानकारी दी कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। 15 जून तक विभाग के अंतर्गत आने वाली 30,664 किलोमीटर सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए थे। इनमें से 14,000 किलोमीटर सड़कों पर पैचवर्क का कार्य किया गया है। जिन स्थानों पर एजेंसियों की लापरवाही सामने आई है उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस दौरान कुछ सड़कों को चिन्हित किया गया है जिनकी हालत अत्यधिक खराब पाई गई है। जहां पैचवर्क संभव नहीं था वहां उन सड़कों को नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन यानी आरएसी यानी रद्द करने पर आरक्षण को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है जो इसी साल 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है। दरअसल रेल यात्रियों के लिए यह एक जरूरी और अच्छी खबर है। यदि आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब आरएसी टिकट वालों को भी पूरी सीट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उन्हें सफर के दौरान आधी सीट या फिर बैठकर सफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तक आरएसी यात्री एक ही बर्थ को 2 लोगों के साथ साझा करते थे,
थे, जिससे उन्हें खासी असुविधा झेलनी पड़ती थी। अब रेलवे के इस फैसले से उन लाखों लोगों को राहत पहुंचेगी जो टिकट कंफर्म होने के इंतजार में यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे के इस नए नियम के तहत अब आरएससी यात्रियों को पूरी सीट मिलेगी। यात्रा के दौरान उन्हें बर्थ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा में न केवल राहत पहुंचेगी बल्कि सफर भी आरामदायक हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी जिले में स्थित बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे जिले की लाइफलाइन माना जाता है क्योंकि इससे फसलों की सिंचाई के साथ साथ कई गांवों में पेयजल आपूर्ति भी की जाती है। यह नहर चरखी दादरी की प्रमुख नहरों में से एक है और जवाहरलाल नेहरू नहर से भी जुड़ी हुई है। इस नहर में पानी भाखड़ा हेड से छोड़ा जाता है, जबकि ढाणी फोगाट पंप हाउस से नहर से पानी का उठान किया जाता है। इसके पानी से आसपास के 15 गाँव के जलघर और जोहड़ भरे जाते हैं। वहीं कई गाँव में फसलों की सिंचाई भी की जाती है। बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी से चरखी दादरी के कई गांवों को सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इसका निर्माण साल 1971-72 के दौरान 176 क्यूसेक की डिजाइन क्षमता के साथ किया गया था। अब इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। इस डिस्ट्रीब्यूटरी से 14 गांवों के तालाबों को भी जोड़ा गया है ताकि भूजल के घटते स्तर को सुधारा जा सके और पशु पक्षियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा सके। इस परियोजना के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 41 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। यह परियोजना 31 दिसंबर 2026 तक पूरी होने की संभावना है। सभी सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती में रिजर्वेशन का लाभ केवल हरियाणा मूल के युवाओं को ही दिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों सहित सभी पदों पर भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। कोई अभ्यर्थी यदि पेपर लीक या फिर परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते पकड़ा गया तो उसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी की दावेदारी निरस्त होगी। इसके साथ ही उसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ग्रुप सी पदों के लिए पुलिस और शिक्षकों को छोड़कर पदों की तुलना में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पुलिस भर्ती में एनसीसी के अंक भी ऐड होंगे। शिक्षक पद के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास करना आवश्यक होगा, मगर लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट तैयार करने में एस्टेट के अंक मान्य नहीं होंगे। नई पॉलिसी के अनुसार किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले वेबसाइट पर उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी व आपत्तियां मांगी जाएंगी। यदि आपत्ति सही मिली तो उत्तर कुंजी में संशोधन होगा। जिन भी युवाओं का चयन होगा उन युवाओं को 3 महीने में पदभार संभालना होगा, नहीं तो उसे समान वेतन स्तर के पद पर तब तक चयनित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नए सिरे से सीईटी में शामिल होकर मेरिट में न आ जाए। खाली पद पर वेटिंग लिस्ट के युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। इतना ही नहीं, कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम होगा। परीक्षा के वक्त और किसी भी अन्य चरणों के लिए लिए गए बायोमेट्रिक डेटा में विसंगति होने की स्थिति में अभ्यर्थी की दावेदारी को रद्द कर दिया जाएगा व भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इन जिलों में ज्यादा उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण और हर किसान को किफायती कर्ज देना है। यह देश में केवल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर ही फोकस करेगी। इसमें 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां अभी उत्पादकता कम, फसल चक्र सीमित और किसानों को लोन वितरण काफी कम रहता है। योजना में हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कम 1 जिला कवर होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में ज्यादा पैदावार, फसल विविधता पर फोकस किया जाएगा। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों को अब गेहूं, धान के बजाय दूसरी फसलों और टिकाऊ कृषि तरीकों को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कटाई के बाद उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन यूनिट्स बनाए जाएंगे। हर किसान तक लंबी और छोटी अवधि का सस्ता कर्ज और सिंचाई सुविधाएं पहुंचेंगी। मिट्टी पानी संरक्षण, जैविक खेती और जल की बचत पर खास फोकस रहेगा, जिससे किसानों के खर्चे घटेंगे और आमदनी बढ़ सके। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के अध्यक्ष व प्रधान अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के नंबर से उनके छोटे बेटे व सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन करण सिंह चौटाला के फोन पर वॉइस नोट भेजा। आरोपी ने लिखा, उसको समझा ले, वो हमारे रास्ते में न आए, नहीं तो उसको भी प्रधान यानी नफे सिंह राठी के पास भेज देंगे। बेटे ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। 2 साल पहले भी अभय सिंह चौटाला को जान से मारने धमकी मिली थी। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। उनके बड़े बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से विधायक हैं। इसके बाद इसी नंबर से ही कॉल और वॉइस मैसेज पिता के प्राइवेट सेक्रेटरी रमेश गोदारा को भी मिला, जिसमें लिखा कि यह आखिरी चेतावनी है।
हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 27 जुलाई को रविवार है, ऐसे में स्कूल और कॉलेजों को 26 तारीख यानी शनिवार के दिन छुट्टी रखनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा को लेकर कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो अधिकारी छुट्टी पर गए हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक लाने और ले जाने के लिए मुफ्त बस सुविधा मिलेगी। महिला कैंडिडेट्स के परिवार का एक सदस्य भी मुफ्त में उनके साथ यात्रा कर पाएगा। परिवहन विभाग द्वारा सुबह के सत्र के लिए 7:30 बजे और शाम के सत्र के लिए दोपहर 12:30 बजे तक कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एग्जाम सेंटरों के निकटतम पॉइंट तक फ्री शटल बस सेवा भी मिलेगी। इसके लिए रोजाना लगभग 9000 साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी। कैंडिडेट परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई लिंक पर अपनी डिटेल भरकर सीट के एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। सीईटी एग्जाम को लेकर हरियाणा एसएससी ने एग्जाम पास कराने, नकल कराने या भर्ती में सिलेक्शन कराने के लिए रिश्वत मांग की शिकायत के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनमें टोल फ्री नंबर 1800-180-20-22 के अलावा चेयरमैन हिम्मत सिंह का नंबर 92-162-77-773 नंबर और कमीशन के मेंबर भूपेंद्र सिंह चौहान के 977-39-66-556 नंबर शामिल हैं। चेयरमैन ने कहा कि शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईटेल ने भारत में पहली ड्यूअल डिजाइन प्रोटेक्टिव केस वाली 2 स्मार्ट वॉच अल्फा एज और अल्फा स्टाइल लॉन्च की है, यानी आप इनके लुक को बदल सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन, एक स्लीक यानी पतला और स्टाइलिश और दूसरा रग्ड यानी मजबूत और टफ मिलता है। नई स्मार्ट वॉचेस IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती हैं और इनमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी का दावा है कि दोनों स्मार्ट वॉच फुल चार्ज के बाद 15 दिन तक बैटरी बैकअप देती हैं। अल्फा एज स्मार्ट वॉच की कीमत 1499 रुपए रखी गई है। यह ल्यूरेक्स ब्लैक और मिडनाइट ब्लू कलर में अवेलेबल है। वहीं अल्फा स्टाइल की कीमत 1799 रुपए रखी गई है। यह मिडनाइट ब्लू, ल्यूरेक्स ब्लू, रोज गोल्ड और शैंपेन गोल्ड कलर में अवेलेबल है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 82,634 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 16 अंकों की तेजी रही और ये 25,212 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 2.25% तक की तेजी देखने को मिली। जोमेटो, सन फार्मा और टाटा स्टील के शेयर्स 1.7% तक गिरे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 20 ऊपर और 30 नीचे बंद हुए। 24 कैरेट सोने का दाम 416 रुपए गिरकर 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की कीमत 797 रुपए कम होकर 1,11,200 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,439 और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।